नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की कार्य प्रणाली यही उसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। जब हम साधन संपन्न व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं तो हमारे लिए जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। हम किस तरह से जीना चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की उद्देश्य को ऐसे जीना शुरू किया है जैसे कि कोई नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है। उन व्यक्ति की ऐसी सोच है कि हम जी रहे हैं, जीने के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हम मरने के बाद कैसे जिए उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। यही सोच वो लेकर आज अपने इंडस्ट्री लाइन के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस की है उन्होंने, और आज उनकी एक पहचान यहाँ पे इंडस्ट्रियल तौर पर एक बड़ी पहचान के रूप में वो अपने आप को रखते हैं। नमस्कार संजय जी सरावगी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और सूरत आपका आना कब हुआ? नमस्ते गौरी शंकर जी, और आपके टीवी राजस्थान के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हम राजस्थान से चूरू डिस्ट्रिक्ट में तारानगर करके एक तहसील है, हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर 1983 में सूरत आए और तब से हम लोग यहाँ पर करीब 30 साल से यहाँ पर व्यापार धंधा अपना करते हैं। जैसे आपके फादर सूरत में आए तो आपको जो एम्पायर बना बनाया मिला, या उसके पहले भी कुछ अलग से आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, हमारे फादर जब आए थे थोड़ा यहाँ पर आते ही वे थोड़ा बीमार हो गए थे, तो उसके कारण 4 साल वे बेड रेस्ट पर रहे थे। तो मैं करीब 14 साल की उम्र से इस बिज़नेस को संभाल रहा हूँ। अब 14 साल की उम्र में जो पढ़ने की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उसके अंतर्गत आप बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके जीवन का जो बचपन है वो कहीं खो गया हो? थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन जब पारिवारिक जवाबदारियां आती है, घर का बड़ा सदस्य होने के कारण जो जवाबदारियां मिली वो मैंने अपने सर पे ली और अपने परिवार के लिए जितना हो सका हमने किया। तो आप जैसे आज इंडस्ट्रियल तौर पे आपने शुरुआत ट्रेडिंग से की, जो आज इंडस्ट्री तौर पे आप काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, तो उसके अंतर्गत कहीं आपको लगा जब आपने शुरुआत की थी तो आपको लगा कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कभी और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? उस समय तो सिर्फ संघर्ष, जद्दोजहद, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने का था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा संघर्ष चालू रहा, लोगों का हमको सहयोग मिला, प्यार मिला, धीरे धीरे व्यापार इस्टेब्लिश होता चला गया। तो फिर एक वक्त के बाद ऐसा लगा कि सिर्फ अब अपने लिए ही क्यों, समाज के लिए क्यों नहीं, हमारे साथ काम करने वालों के लिए क्यों नहीं, हमारे गांव के लिए क्यों नहीं। तो हमसे जो हमने करते भी हैं और करते भी रहेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने सभी कामों को चालू किया। आप इतनी बड़ी स्टेज पे पहुंचने के बाद भी आप आज भी धरातल से जुड़े और अपने लोगों के बीच में रहना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने ये जानना चाहते हैं भी आप इंडस्ट्री लेवल पे हैं और यहाँ पे जैसे आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे आपने इंडस्ट्री डाली है और लोगों की सोच में एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करते हैं, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट डालने के पीछे आपकी क्या सोच थी? क्योंकि यहाँ की जो इंडस्ट्री मार्केट था वो काफ़ी वीक मार्केट था, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही थी, काफ़ी लोगों की सोच थी इंडस्ट्री लाइन के अंदर हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उस दौरान आपने ये इंडस्ट्री डाल के क्या ऐसा मैसेज आपने लोगों को दिया या क्या ऐसा नयापन आपने दिखाया बिजनेस के अंदर? हम लोगों ने जब ये इंडस्ट्रीज डालने का सोचा, उससे पहले बहुत सारा अध्ययन इस चीज़ पर किया कि इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर फेल होने का कारण क्या कारण है कि इस इंडस्ट्रीज़ को, जबकि पूरे दुनिया में कपड़े की डिमांड बढ़ रही है और हमारे यहाँ कपड़े की डिमांड अगर घट रही है या कोई कारण से हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही है, तो उसके बहुत से रीजन में हमको ये समझ में आया कि तकनीक का परिवर्तन, तकनीक को जो स्वीकार करना चाहिए, जो आज की मॉडर्न तकनीक को हम लोग जो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो शायद हमें लग रहा था कि सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्रीज़ को पीछे ले जा रहा है। और हमने उसी चीज़ को स्वीकार करते हुए यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रीज, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आए अपनी हिम्मत करके, और उसमें हमने सफलता पाई। आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो बात कही, तो जो बाकी इंडस्ट्री है उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी के कारण से आपने ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई, लेकिन इसके अंतर्गत भी कई चीज़ें ऐसी होती है, चाहे वो लेबर की प्रॉब्लम हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, ये भी कई समस्याएं इंडस्ट्री के लिए आती है, तो उनको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया था? बहुत सारी चीज़ों को ऐसा हो कि मशीनें ऐसी लेकर आए जिसमें कि मान लीजिए अगर दूसरी जगह 10 लीटर पानी लग रहा है, हम लोगों को 1 लीटर ही पानी लग रहा है। कहीं पर बिजली की ज़रूरत है तो बिजली की ज़रूरत, कोई किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों ने बिजली बचत की मशीनें लेकर आए कि जिसमें हम बिजली बचा भी सकें, हमारे देश का भी उसमें भला हो।
तो इस तरीके से लेबर है, लेबर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की। लेबर को कि भी क्योंकि उन्हें जितना ज़्यादा आधुनिक तकनीक मिली, लेबर ने उसमें उनको भी आराम मिला। उन मशीनों को चलाने में उन्हें आसानी हुई। पहले जो मशीनें थी उसमें उनको मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा था। इन मशीनों में उनको इतनी ज़्यादा ऑटोमाइजेशन मिला कि उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे वो लोग यूजर फ्रेंडली होते चले गए। लेकिन जहाँ तक हम लेबर की बात करें, आज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पे नरेगा के कारण हो, चाहे और भी राजस्थान या भारत सरकार की स्कीमों के कारण से लेबर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पे आ रही है। तो आपके पास में ये प्रॉब्लम सबसे कम है, इसका मूल रीज़न आप क्या मानते हैं? आप लेबर को क्या ऐसी सुख सुविधाएँ दी जिसके कारण आपकी लेबर आपके साथ कोऑपरेटिव रही और आपके साथ आज तक चल रही है? लेबर का सबसे ज़्यादा हमारे साथ में जुड़ा रहने का रीज़न कि लेबर को कभी खाने की चिंता नहीं होने दी। उन लोगों के लिए हमने 200 रुपये प्रति माह में हमारे यहाँ पर एक मेस चालू की, जिसमें हम लोग खुद भी खाना खाते हैं, जो मालिक लोग हैं खुद खाना खाते हैं और वही खाना हमारा लेबर खाता है। हमारे लेबर को हम लोगों ने कॉपी किताब की, जितने बच्चे हैं लेबर के जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी, किताबें, पेंसिल, जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं उनको वो सारी सुविधाएं दी। स्वास्थ्य सुविधाएं दी कि जो कि हमारे लेबर के परिवार तक को आकर के आई कैंप लगाए, हेल्थ चेकअप कैंप लगाए। और इससे सबसे बड़ी बात, हमने हमारे यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला हुआ है जिसमें 2 टाइम डॉक्टर साहब सुबह और शाम, सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा डॉक्टर साहब बैठते हैं और उनके परिवार को मुफ्त में हम चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण लेबर भी आज हम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है कि भाई उनको जब इतनी एक हम माँ बाप की तरह प्यार देते हैं तो वे लोग भी हमारे साथ में उसी तरीके से हमेशा जी जान से जुड़े रहते हैं। देखिए, हम सूरत की बात की, अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री लेवल पे काफ़ी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। वहाँ के जो औद्योगिक घराने हैं वो भी काफ़ी पिछड़े हुए, बाहर जाके वो सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्री डाले हैं वो काफ़ी विकट परिस्थिति से गुजर के आगे बंद की स्थिति में आता है। तो क्या ऐसा मूल रीज़न आप मानते हैं कि राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? मेरे ख्याल से शायद आपस का कम्युनिकेशन लिंक कभी भी, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी समझ लीजिए या पॉलिटिकल विल समझ लीजिए, और हमारे लोगों का भी वहाँ से उदासीनता समझ लीजिए कि कभी वहाँ पर कोई कोशिश भी हुई तो वहाँ का जो माहौल देख करके या वहाँ के सुन करके हम लोगों की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम वापस वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करें। अगर सरकार वहाँ की पॉजिटिव होती है, वहाँ का विल पावर होता है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का भी सपोर्ट रहता है, तो राजस्थान में भी बहुत कुछ किया जा सकता है जो उनकी ज़रूरतें हैं। लघु उद्योग एक इंडस्ट्री के लिए, जो आपकी इंडस्ट्री का टर्नओवर है, तो अगर आपको भविष्य में अगर सरकार आपके टर्नओवर के आधार पर आपको इंडस्ट्री के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहे तो क्या आप भविष्य में इंडस्ट्री के लिए राजस्थान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं। आज भी हम यहाँ पर प्रांतीय 30 साल रहने के बाद जब कोई पूछता है कहाँ के हो तो हम ये बोलते हैं राजस्थान के हैं। भले हमारा बचपन थोड़ा सा ही गुजरा होगा, लेकिन आज भी हमारी पहचान, हमारी जन्मभूमि राजस्थान है। तो अपने जैसे एक इंडस्ट्री के ते बात करें, क्या ऐसा हमें डिबेट करनी चाहिए, क्या हमें ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए, इवेंट रखना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो इंडस्ट्री लोग हैं जो बाहर चले गए, उनको वापस राजस्थान की तरफ लाया जा सके? आप क्या उम्मीद ऐसी सरकारों से, या क्या ऐसी डिबेट करना चाहेंगे सरकारों से ताकि वो सुख सुविधाओं के साथ आपको वापस वहाँ पे प्रवासियों के तौर पर वापस बुला सके? सबसे पहले सरकार और सरकारी अधिकारियों की ओर से हमको ये जानकारी मिले कि वहाँ पर ज़रूरतें क्या है। आज किस इंडस्ट्रीज़ की वहाँ ज़रूरतें हैं या किस चीज़ के लिए वहाँ का माहौल ठीक है। अब मैं वहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ एक डालता हूँ और वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर अगर फले फूले, वहाँ का एनवायरनमेंट उस लायक है या नहीं, उस तरीके से अगर मुझे थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर अपने जैसे आप यहाँ पे लक्ष्मीपति साड़ी नाम से आपकी साड़ियाँ काफ़ी प्रचलित है, तो इस इंडस्ट्री का आपका टर्नओवर क्या रहता है जिससे सरकार को ये लगे कि भी हम ऐसे उद्योग घरानों को बुलाए जिनका टर्नओवर इतने तक रहे ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी आगे बढ़ा सके? पिछले साल हमारा टर्नओवर 360 करोड़ रुपए का रहा है टेक्सटाइल का। तो इसके हिसाब से अगर सरकार को कुछ लगता है कि हम लोग उनके किसी प्रोजेक्ट में काम आ सकते हैं तो हम लोग शेयर स्वीकार कर देंगे उनका। तो आपके यहाँ सामाजिक धार्मिक कार्यों में राजस्थान में भी और यहाँ सूरत के अंदर भी काफ़ी योगदान, उन योगदानों के बारे में हमें बताइए कि आप कैसे ये सब आपको प्रेरणा मिली करने के लिए और आप इन सब को करके कैसा महसूस करते हैं और किन की संस्थाओं के अंदर आप ऐसा योगदान देना पसंद करते हैं?
हमारा करीब करीब जैसे सूरत शहर में हम लोग 30 साल से इस्टेब्लिश है, तो हमारा इस शहर के प्रति, क्योंकि इस शहर की ये हमारी कर्म भूमि है और इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, नाम दिया, दाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया, तो हमको इस शहर को भी लौटाना हमारी एक कर्तव्य बनता था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी अच्छे काम हुए, जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ की ट्रैफिक ब्रिगेड बनी, उसमें हम लोग ट्रस्टीज़ बने। हम लोगों ने यहाँ के कैमरे जब लगने शुरू हुए तो उसमें हम लोग ट्रस्टीज़ बने। यहाँ पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल महावीर हॉस्पिटल था, जो कि स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से हमारा शहर में भी बहुत कमी थी, हम उस समय इस चीज़ में यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से योगदान दिया। और समय समय पर जैसा भी यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ की जो समाज ने जो चाहा हमसे, हमारी यथाशक्ति हमने हर तरीके से भरपूर योगदान दिया। और ऐसा ही नहीं कि हमने यहाँ पर योगदान दिया, हमने हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, वहाँ से भी जो लोग आते हैं कभी भी किसी चीज़ के लिए, कभी गौशाला के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए, हमारे यहाँ से कभी भी ना नहीं कहा गया। जो हमसे बना है हमने उनके लिए सब चीज़ की है। यहाँ जैसे हम देखते हैं भी संपन्नता सभी लोगों के अंदर होती है, उद्योग घराने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनमें काफ़ी संपन्नता होती है, लेकिन जो मूवमेंट या जो कार्य आप लोग करना चाहते हैं समाज के लिए या जो मानव सेवा के लिए, उन कार्यों का वो लोगों के तरफ से वो रुझान उतना नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा मूल रीज़न आपको प्रेरित करता है कि आप उसके लिए ये कार्य सब करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है और आप जीवन के अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं? हमें ये लगता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ यहाँ पर थे कि हम जिंदा हुए, हमने व्यापार किया, हमने खाना खाया पिया और हम चल दिए। हम लोग उसके लिए नहीं बने हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जाने के बाद भी लोगों को एक हम आदर्श देकर जाए कि आपका सिर्फ कमाना या मान लीजिए आपका शोहरत पाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप पीछे भी अपने एक समाज को एक ऐसी दिशा देकर जाए जिसके ऊपर चल करके एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सके, जिसमें कि एक सर्वधर्म का एक भाव हो, लोगों में आपस में एक मानवता का संदेश हो, लोगों में आपस में एक परोपकार की भावना हो, वो साथ साथ में हमारे चलना चाहिए। यह जो संपन्न व्यक्ति होता है समाज की उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो लेकिन हम लोग ये जानना चाहिए, राजस्थान में जहाँ कल्चर है, राजस्थान का जो संस्कृति है हमारा, उसमें एक कोऑपरेटिव भावना शुरू से ही उसके अंदर अपने रोम रोम के अंदर बसती है। तो क्या ऐसा आप मानते हैं कि भी राजस्थान के लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी वो इंडस्ट्री या बिजनेस के अंदर जाएंगे, वो लोग सक्सेस होंगे, और राजस्थान के अंदर जो लोग रहते हैं वो थोड़े अनसक्सेस रहते हैं? इसके सोच का बड़ा अंतर मानते हैं या इसको आप लोग वहाँ की एनवायरनमेंट या वहाँ की जो सोशल एक्टिविटी या ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा अंतर मानते हैं आप? ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे शहर विकसित होता है वैसे वैसे समाज विकसित होता है, और इसी के कारण आज, और ऐसा भी नहीं है राजस्थान का कल्चर कोई ख़राब है, क्योंकि आज होली पर जितने भी ढप के प्रोग्राम होते हैं, जो वहाँ से लोग आते हैं, हम उनको शहर से इतना अच्छे से मतलब उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री में स्पेशल हम सभी मज़दूरों के लिए स्पेशल प्रोग्राम करते हैं कि भाई हमारे राजस्थान का कल्चर देखिए, हमारे राजस्थान की छटा देखिए, और हम उस दिन स्पेशल राजस्थानी डिशेस को जो है सबके लिए, सब मज़दूरों को खिलाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। अपने यहाँ मजदूरों के साथ आपका काफ़ी कोऑपरेटिव रहता है, आप जैसे होली दिवाली पे भी उनको साथ अपनी फैक्ट्री में विजिट करवाते हैं। तो जो एक बच्चों के अंदर जो एक जिज्ञासा होती है, भाई हमारे पिताजी या हमारे माताजी या हमारे परिवार के लोग कहाँ पे कार्य करते हैं और क्या वो कैसे कार्य करते हैं, ये एक जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि वो जिज्ञासा उनकी आप लोग पूर्ण कर पाते हैं? हाँ, स्पेशल हम लोग जब दीपावली पर यहाँ पर पूरी हमारी जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर हमारे मज़दूर काम करते हैं, हम उसको इतना अच्छे से सजाते हैं दिवाली के पर, और एक स्पेशल दिन दिवाली के दिन हम शाम को उनके लिए एक पूरा भोज का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम हमारा मज़दूर के माता पिता, मज़दूर के बच्चे, मज़दूर के दूर के रिश्तेदारों तक को हम आमंत्रित करते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं उस फैक्ट्री को घुमाइए, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, कि आप कहाँ काम करते हैं, किसके यहाँ काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। आप अपनी मशीन दिखाइए, दूसरी मशीन दिखाइए, जिससे एक आत्मीयता का उद्भव होता है। तो बच्चों के अंदर ये प्रेरणा मिलती है कि भी हमारे पिताजी इस तरह से मेहनत करते हैं और वो शायद अपने जीवन को उस दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे शायद पढ़ लिख के वो आगे बढ़ सके। ये मिशन के अंदर भी आपका काफ़ी योगदान है, आप बच्चों को काफ़ी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं और काफ़ी चिकित्सीय सेवा के अंदर भी प्रेरित करते हैं। तो क्या चिकित्सक और एजुकेशन दोनों हमारे
आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं उसको? स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आदमी शिक्षा कैसे पाएगा, और अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एक स्वस्थ समाज और शिक्षित समाज हमेशा देश को विकास की ओर लेके जाएगा। तो आपने काफ़ी संघर्ष किया शुरुआती दौर में और काफ़ी आप आगे बढ़े हैं, तो क्या आप ऐसा हमारी युवा जनरेशन को मैसेज देना चाहेंगे जो शायद बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, उसके कारण वो रुके हुए हैं, तो आप ऐसा क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे हमारे समाज के युवाओं को? जो करो दिल से करो, दिल की सुनो, कभी भी शर्माओ मत। किसी को अगर आपको नहीं आता है उसे सीखने की कोशिश करो। कोई भी आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं निकलता है। आप 2 बार ठोकर खाएंगे, तीसरी बार कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम अपने आप उस पत्थर से संभलने आ जाएगा। इसी तरीके से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपनी बात को आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी लग रहा है कि मेरे मन में ये कहीं शंका है, कुछ शंका है, उसका समाधान अपने से जो ऊपर वाले लोग हैं या आपके शिक्षक हैं, जो भी जहाँ से आपको जो लगता है, विद्वान लोगों से आप समझिए, संगत अच्छी करिए, आप अच्छे तरीके से अपनी बात को रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी हाँ, आप अपनी हिचकिचाहट को दूर करके और अपनी बात को अच्छी तरह से पेश करना ही आपके लिए जीवन में प्रेरणा आगे बढ़ाने वाला अवसर प्रदान करेंगे। कि अगर आपने संकोच रखा और अपने जीवन के प्रति उदासीनता रखी तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।